हे व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसका जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टिव डोमेन डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें आता है आपका इमोशन, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमोशंस से। इमोशंस को हिंदी में संवेग कहा जाता है। संवेग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। सही अर्थों में कहा जाए तो जो संवेग हर रिश्ते की आत्मा होते हैं। मानवीय व्यवहार और प्रकृति का महत्वपूर्ण होने के कारण संवेग मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार संवेग प्राणी का अत्यंत जटिल व्यवहार है, जिसमें उसके समस्त मनोदैहिक पक्षों का समावेश होता है। सरल शब्दों में व्यक्ति में जो अनुभूतियाँ होती है वही संवेग है। संवेग के अंतर्गत भाव, आवेग, शारीरिक एवं दैहिक प्रतिक्रियाएं सभी आ जाती हैं। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। मतलब इमोशंस हुए हमारे, जैसे गुस्सा आना, घबराना, धड़कन तेज़ होना, सांस की गति तेज़ होना, कभी कभी डर के मारे गला सूख जाता है, ये सभी इमोशंस में आता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। और वुडवर्थ ने इसकी डेफिनेशन दी है। संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। रेस्टलेसनेस हो जाते हैं इमोशंस में, चाहे जब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा तब भी इंसान रेस्टलेस हो जाता है। संवेग के आधार पर भी प्राणियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, देखने को मिलती है। नंबर 1, संवेग सभी जीवित प्राणियों में होते हैं, पर किसी में कम होते हैं और किसी में अधिक होते हैं। वे विकास के सभी चरणों में विद्यमान होते हैं। हर आयु के व्यक्ति में संवेग होंगे ही होंगे, और संवेग अत्यंत व्यक्तिवादी होते हैं और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों का अपनी भावनाओं पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है और कुछ का नहीं होता है। जैसे कि गुस्से का संवेग सभी व्यक्तियों में उपस्थित होता है, परंतु कुछ लोग जो अपने गुस्से को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में भी अंतर होता है। बालकों में संवेगों का रूप क्षण क्षण बदलता रहता है। बालकों के संवेगों की शक्ति में अंतर होता है। तो ये थी इमोशंस और उसके कुछ फीचर्स। नेक्स्ट है अभिवृत्तियाँ या एटीट्यूड। एटीट्यूड व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रकार है जो व्यवहार को प्रभावित करती है। अभिवृत्तियाँ मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक घटकों का समावेश है। ये सभी घटक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। अभिवृत्तियाँ मनुष्य द्वारा सीखी या अर्जित की जाती हैं। वे आनुवंशिक या जन्मजात नहीं होती। कोई वस्तु, व्यक्ति अथवा विचार इन अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्तियों का संपूर्ण व्यक्तित्व इन अभिवृत्तियों के अनुसार बदलता रहता है। व्यक्तित्व इन अभिवृत्तियों से प्रभावित होता है और अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व द्वारा। सोरेनसन ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अभिवृत्ति किसी वस्तु के बारे में एक विशिष्ट भावना है, इसलिए इससे उस वस्तु से जुड़ी हुई परिस्थितियों में एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति शामिल होती है। यह आंशिक संवेदनात्मक होती है और किसी भी व्यक्ति में जन्मजात होकर अर्जित होती है अभिवृत्तियाँ। अतः हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव डोमेन में रुचियाँ या इंटरेस्ट। हर व्यक्ति की कोई ना कोई रुचि अवश्य होती है। इन्हीं रुचियों के कारण वह किसी वस्तु, क्रिया आदि को पसंद करता है या उससे अधिक मान देता है, मतलब उसको वैल्यू देता है, प्रायोरिटी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो रुचि को ही केंद्रीय बिंदु माना गया है। हर व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मामलों के प्रति विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। ये रुचियाँ कभी भी जन्मजात नहीं होती। जीवन काल में व्यक्ति को विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं तथा इन्हीं अनुभवों के आधार पर उसकी रुचियों का विकास होता है। रुचियों का दृष्टिकोण और चरित्र जन्मजात नहीं होते, बल्कि व्यक्ति उन्हें अपने
विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित करता है। इस प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम सक्रिय होते हैं। रुचियाँ आयु के साथ साथ बदलती रहती हैं। छोटे बच्चों में रुचियाँ बड़ी जल्दी बदलती है, बल्कि बाद में उनमें स्थिरता भी आ जाती है। तो छोटे बच्चों में आपने देखा ही होगा, कभी वो कहेंगे कि हमें ये चीज़ पसंद है, कभी कहेंगे कुछ और कभी वो कहेंगे कि मैंने डॉक्टर बनना है, कभी वो इंजीनियर बनने की बात करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, उतनी नॉलेज नहीं होती, तो चीज़ों को के साथ साथ जैसे वो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी जो इंटरेस्ट भी बदलते जाते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। रुचि का अर्थ देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के निरंतर व्यवहार के लिए उसकी रुचियाँ ही उत्तरदायी होती है। रुचि वह अभिप्रेरक व्यक्ति शक्ति है जो एकाग्र प्रयास को पैदा करती है, स्थिर रखती है तथा उसे नियमित बनाती है। अफेक्टिव डोमेन में नेक्स्ट है मूल्य या वैल्यूज़। व्यक्तित्व की समानता और परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक और व्यक्तित्व मूल्यों की एकीकृत प्रणाली है या नहीं। मूल्य व्यक्तियों के जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं तथा उन्हें एक दिशा प्रदान करते हैं। मूल्य किसी व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। किसी के भी व्यक्तित्व का जो वैल्यूज़ है एक अभिन्न अंग होती है। मूल्य अवधारणाएं, विचार और सार है जो लोग सोचते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण है और वे उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। मूल्य देखे नहीं जा सकते, परंतु उन्हें व्यवहार में अवलोकन द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी मूल्यों को देखा जा सकता है। लोगों के क्रियाकलापों और विचारों से उनके जीवन के मूल्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इससे मानव व्यवहार जो है निर्धारित होता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम अपने मूल्यों को अपनी आवश्यकता प्रणाली से जोड़ सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। मानव की इन आवश्यकताओं का एक आधारभूत ढांचा है। एक आवश्यकता पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता पैदा होती है, अतः हम हमेशा चीज़ों के मूल्यों को समझते हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है। मूल्य अभिप्रेरक प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये इच्छा और आवश्यकता से मिलते जुलते हैं। निसंदेह वे समाज की अपेक्षाओं या मानकों द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मूल्य में विभिन्नता पाई जाती है। मूल्य समूह के अंदर सार्वभौमिक होते हैं तथा व्यक्तित्व रूप से अनुपम होते हैं। सार्वभौमिक वे इसलिए है क्योंकि समूह के सभी सदस्य इन मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं। मूल्यों के बारे में कुछ निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। पहली है, मूल्य वो कुछ भी है जो व्यक्ति के लिए वांछनीय हो। मूल्य व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। मूल्य किसी चीज़ के प्रति व्यक्ति का आकर्षण है। मूल्य इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करते हैं और मूल्य के आधार पर व्यक्ति में अंतर दिखाई देता है। मूल्य इसके बाद है नेक्स्ट डायमेंशन साइकोमोटर स्किल के आधार पर। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। कौशल क्या होता है? कौशलों से अभिप्राय है कौशल मानसिक शारीरिक क्रियाओं को क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होती है जो हमें करना या सीखना होता है, उसे कौशल द्वारा ही किया या सीखा जाता है। विभिन्न कौशलों का विकास और सुधार नई नई तकनीकों द्वारा प्रदत्त पथ प्रदर्शन द्वारा किया जाता है। इन कौशलों के अभाव का अर्थ है पिछड़ापन और सक्रियता का में अरुचि होना। बोरिंग, लैंगफोर्ड और वेल्ट के अनुसार जब हम अधिगम या प्रक्रिया द्वारा अनुक्रिया की ऐसी समवर्गीय श्रृंखला का अर्जन करते हैं जिन्हें पूर्ण दक्षता के साथ व्यक्त किया जा सकता है, तब इस प्रकार की उपलब्धि को कौशल कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौशल शब्द किसी कार्य विशेष को दक्षता से पूर्ण करने के एक तरीके के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के कौशल में बोलना, टाइप करना, कार चलाना, फोटो खींचना, निशाना लगाना आदि कार्य शामिल हो सकते हैं। कौशलों को सीखना या कौशलों में सुधार करने की विधियां हैं। पहला है रुचि उत्पन्न करना। किसी विशेष कार्य को कौशल को सीखने से पूर्व उसमें रुचि होना बहुत ज़रूरी है। बिना रुचि के जो है हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से हमारे लिए इंटरनल मोटिवेशन का काम करती है। यदि किसी कार्य को करने का मन ही नहीं होगा तो कठोर परिश्रम के बाद भी हम उस कार्य में जो है कुशलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है
कौशल सीखने के लिए तत्परता। किसी भी कौशल को सीखने के लिए यह अति आवश्यक है कि सीखने वाले के मन में कार्य को करने के लिए जो तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। विद्यार्थी को उन कौशल में सीखने के लिए सभी प्रकार से अभिप्रेरित करना एवं प्रोत्साहित करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निरंतरता। निरंतर जो अभ्यास करना। यदि किसी कौशल को सीखना है या उसे सुधार लाना है तो उस कौशल के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। उस कौशल को केवल सुनने, देखने या पढ़ने से ही नहीं सीखा जा सकता। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रयोग। जब कोई नया कार्य किया जाता है तो उस कार्य को करने या सीखते समय उसी कार्य से संबंधित पूर्व या पिछले अनुभव बहुत सहायक और पथ प्रदर्शक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है परिणाम को जानना। प्रायः देखा जाता है कि यदि हम किसी भी कार्य को तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक कि उसमें सुधार नहीं कर सकते जब तक कि उसके परिणाम न जान लें। यदि हमें पता चलता है कि हमने कहाँ क्या क्या गलती की है तो शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि वह छात्र को संचित समुचित में विभेदीकरण करना सिखाए। नेक्स्ट है उचित अधिगम विधि का प्रयोग। कई बार किसी कार्य को निरंतर या बिना परिश्रम के करते रहने से आशानुकूल रिजल्ट नहीं मिल पाते और अधिगम विधियों का चयन और उनका प्रयोग भी कौशलों के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कार्य को पूर्ण रूप से सीखना। कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही इकाई या पूर्ण रूप से सीखा जाना चाहिए। उसे हम टुकड़ों में अच्छे से नहीं सीख पाते। हमें किसी कौशल को औपचारिक अंशों का अभ्यास उस समय करना चाहिए जब अंश असाधारण बाधा या कठिनाई पैदा करे। नेक्स्ट है निर्देशन की उचित व्यवस्था। कौशल अर्जन या सुधार की प्रक्रिया के मध्य विद्यार्थी को उचित निर्देशन या परामर्श की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव के कारण दिशाहीन और निरुत्साहित हो जाते हैं और त्रुटिपूर्ण कौशल सीख लेते हैं जो कि भविष्य में उनके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। हम लोग किसी काम को गलत सीखने से अच्छा उसको फिर सीखो ही ना। तो इसके लिए जो है डायरेक्शन की और गाइडलाइन की जो होना है किसी भी काम को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी कौशल को सीखने या उसमें सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण विधि के लचीलापन या परिवर्तनशील होने की ज़रूरत होती है, अन्यथा उसमें रुचि और अभिप्रेरणा का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट है गति और शुद्धता में तालमेल। कौशलों को अर्जित करने के लिए तथा उसमें सुधार लाने के लिए न्यूनतम समय और अधिकतम शुद्धता की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रो एंड क्रो ने इसकी कुछ फीचर्स दी हैं तो देख लेते हैं कि मतलब किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है सफल विधियों का ज्ञान रखकर। दूसरा है प्रभावशाली तकनीकों के अभ्यास के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। निरुत्साहित करने वाली आलोचना को कम करना। फोर्थ है उचित गतिविधियों पर बल देना। नेक्स्ट है अधिक से अधिक अभ्यास को प्रोत्साहित करना और सीखने की उचित गति पर बल देकर। उपरोक्त विधि के अतिरिक्त शिक्षक को चाहिए कि जब भी विद्यार्थी किसी कौशल को सीखने या उसमें सुधार करने का प्रयत्न करे तो वह उस कौशल की प्रकृति की ओर भी ध्यान दे। तो ये थी डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।